Hello everyone, welcome to PS Classes. In the continuation of our strategy series, जहाँ पे मैंने पहले वीडियो में बताया था how I increased my marks from 85 to 115 plus, and in second video where I told about my CSET strategy, and in another video I give idea how to choose better option. उसी चीज में आज मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन पे बात करूंगा, दैट इज आंसर राइटिंग। जैसे कि आपको पता है यूपीएससी में सिलेक्शन होना मैक्सिमम डिपेंडेंस करता है किस पे, आपकी आंसर राइटिंग पे। और इन केस ऑफ आंसर राइटिंग देयर इज लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शन। एक बच्चों को आइडिया ही नहीं है कैसे स्टार्ट करना है, किस माइंडसेट से हमें आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा लार्ज पोर्शन, राइल से मोर देन 95% ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट डोंट एबल टू राइट आंसर प्रॉपरली। अब समझाता हूं क्या 11 पॉइंट स्ट्रेटजी है फॉर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं यूपीएससी में, इट्स नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट्स अ गेम ऑफ विजडम, जहां पे आपको एप्लीकेशन एंड इंटरलिंकेज ऑफ नॉलेज आएगा। आप समझते हैं इसी में आंसर राइटिंग इट्स नॉट अ गेम ऑफ परफेक्शन। ये एक परफेक्शन का गेम नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। आपको डेली इम्प्रूवमेंट करना है। इट विल नेवर हैपन कि आपका ये आंसर जो है वही फाइनल बहुत अच्छा है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो whenever you are going to write an answer, always keep in mind it will never be a good answer. So don't aim for perfection, aim for progress. दूसरा माइंडसेट जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, that is the only way to write good answer is writing lots of bad answer. मतलब आपका कोई भी उत्तर तभी बेस्ट आएगा जब उससे पहले आप बहुत सारे उत्तरों में गलती कर चुके होगे। यही एक माइंडसेट है जो यूपीएससी आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। अब मैं आपको 11 स्टेप बताऊंगा यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, आप सभी को जो देख रहे हैं मोस्टली सबको एक इनर्शिया होता है हाउ टू स्टार्ट, कैसे हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। वो इनर्शिया आपको खत्म करना होता है। उसका सॉल्यूशन क्या होता है? एक सिंपल सी थ्योरी है which says always start with slow and easy mindset। मतलब आपको प्रैक्टिकल स्लो स्पीड से टारगेट्स बनाने हैं और इजी टॉपिक उठाना है। जैसे पॉलिटी का कोई इजी टॉपिक उठा के आप 5 दिन का टारगेट करो कि मैं रोज डेली 2-2, 3-3 क्वेश्चन करूंगा। आप एकदम से 5 का टारगेट मत करो, क्योंकि इनिशियल फेज में आपको 30, 40, 50 मिनट भी लगेगा एक अच्छा आंसर लिखने में। तो पहला फेज क्या है? जस्ट राइट आंसर्स एंड रिमूव दैट इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। आफ्टर राइटिंग 10 to 15 डेज आप उस सिचुएशन पे आ जाओगे कि एक डर खत्म हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा हाँ अब मैं आंसर लिख सकता हूँ। फिर सेकेंड फेज में आपको आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर पे फोकस करना होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आपको पता है यूपीएससी में आपके 10 मार्कर्स आते हैं एंड 50 मार्कर्स। 10 मार्कर्स को आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है एंड 50 मार्कर्स को 250 वर्ड्स में। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हाउ टू राइट अ गुड इंट्रो एंड हाउ टू मेक अ बेटर कंक्लूजन। कैसे एक उत्तर का परिचय अच्छा लिखें और कैसे बेटर निष्कर्ष लिखा जा सकता है। इसमें इंट्रो के कई तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो सेकेंड स्टेप में होता है यू शुड राइट अ इंट्रो ऑफ मैक्सिमम 3 to 4 लाइन, दैट इज 150 वर्ड्स में आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन मैक्सिमम 25 से 30 वर्ड के होने चाहिए, क्योंकि आपका कंक्लूजन और इंट्रो ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स में इम्पैक्ट पड़ता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। यूपीएससी में ना होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, वी राइट व्हाट वी नो बट नॉट व्हाट हैज बीन आस्क्ड। हम वो लिखते हैं जो हमें पता होता है, ना कि जो पूछा गया है। तो तीसरे स्टेप में आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस की डिमांड को टैकल करना होता है। व्हेन आई से डिमांड, यूपीएससी के क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आएगा एग्जामाइन द रोल ऑफ स्पीकर। इसका मतलब नहीं रोल ऑफ स्पीकर लिखो, उस रोल को एग्जामाइन करो, गिव सर्टेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स।
वैसे ही आपके वर्ड्स होते हैं डिस्कस, इलेबोरेट, क्रिटिकली एनालाइज। तो क्वेश्चन की डिमांड को टैकल करना सीखो। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट टेस्ट में यूपीएससी एक ही क्वेश्चन में 4-4, 5-5 चीजें पूछ रही है, तो हर एक डिमांड को प्रॉपरली स्पेस देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं चौथा स्टेप। अभी आप स्टार्ट करोगे 30, 35, 40 मिनट लगेगा, बट ग्रेजुअली 35 से 30 मिनट आएगा, 30 से 25 मिनट आएगा, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 12, 12 से 10 एंड 10 से फाइनली 8 मिनट। ये जो प्रोसेस होगा आपका 30 से 35 मिनट तक, जहां पे आपको 30 से 35 से 8 मिनट तक आना है, इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो चौथे स्टेप में हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट सिंपली से ऐसा है, जस्ट लाइक आपको रनिंग करनी है, आपका स्टेमिना बढ़ेगा 10 दिन में, अगर आप 5 दिन का ब्रेक ले लोगे फिर से वापस आ जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट में इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। 30 से 35 मिनट तक आपका 8 मिनट आने में टाइम लगता है। अब आते हैं पांचवा, जहां पे बात होगी क्वालिटी ऑफ आंसर्स की। इसमें मेरा एक रूल है, एवरी पेपर GS1, GS2, GS3, GS4 it demands a particular type of language. What it means? Suppose you are writing a answer on GS2. आपको GS2 में आर्टिकल्स, जजमेंट्स, कमिटी, करंट के एग्जाम्पल, कॉन्टेक्स्ट दोगे, आपका आंसर क्वालिटेटिव होगा। सेम केस विद GS3, आपको करंट का डेटा, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, फ्लो चार्ट, इंडिया मैप, ऐसी चीजें आप ऐड करोगे वैल्यू एडिशन में, आपके मार्क्स अच्छे होते हैं। सेम केस विद GS4, आपको थ्योरी, कहीं ना कहीं आपको डाइवर्स एग्जाम्पल्स, इफेक्टिव एंड प्रिसाइज प्रेजेंटेशन, कोटेशन, तो आपको वैसे ही हर पेपर की अपनी लैंग्वेज पकड़नी होगी। ज्योग्राफी में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, हिस्ट्री में इवेंट्स, पर्सनालिटी, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर क्वालिटेटिव होता है। ये 5 स्टेप करने के बाद आपका छठा स्टेप होता है सेक्शनल टेस्ट देना। अब आंसर लिखना आ गया है, फिर आपको टेस्ट देना होता है। टेस्ट देना एक अलग टास्क है। आप ये मत सोचो कि आपको आंसर लिखना आ गया है तो आप टेस्ट दे दोगे। टेस्ट देने के टाइम पे दिमाग नहीं लगता। जो बच्चे आंसर लिखते हैं उनको पता है, आप 1.5 घंटे पहले कंसंट्रेट होके लगातार आंसर नहीं लिख पाते हो। तो छठा स्टेप क्या होता है, आपको सेक्शनल टेस्ट देने होते हैं। फिर 7वें स्टेप में आपको फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं, एंड ये स्टेप आपको बिफोर प्रीलिम्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट में एटलीस्ट GS1, GS2, GS3, GS4 के 2-2 फुल लेंथ टेस्ट आपको बिफोर प्रीलिम्स दे देना चाहिए आइडियली। इन केस नहीं होता, स्टिल आई से आप क्वालिटी तक पहुंच गए, सेक्शन दे रखे हो, स्टिल यू फील कॉन्फिडेंस। अब आते हैं 7 स्टेप के बाद, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो 70-80 डेज का टारगेट होता है, जहां पे हमको आंसर राइटिंग को कैसे अप्रोच करना है। तो इसी में 8वां स्टेप होता है, हमें फुल लेंथ टेस्ट को की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। व्हाट इट मीन्स, अभी मान लो आपको एक हफ्ते संडे फुल लेंथ दे रहे थे पहले, अभी ये संडे से कोशिश करो नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे को दे दो। धीरे धीरे अगर फ्राइडे दे रहे हो तो अगले हफ्ते संडे से फिर आप थर्सडे आ जाओ, फिर वेडनेसडे, एंड ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ गिविंग फुल लेंथ टेस्ट इसको बहुत मिनिमाइज कर दो। 3-4 दिन 8वें स्टेप तक पहुंच जाना चाहिए। फिर 9वें स्टेप में आपको सबसे डिफिकल्ट टास्क करना है, दैट इज एक दिन में 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। ये है रियल टास्क जो प्री और मेंस के बीच में आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आपका मेंस में आपको 9 पेपर लिखने होते हैं 10 दिन के अंदर। तो एक दिन में जब आप 2 फुल लेंथ दे दोगे 9वें स्टेप में, आपका जो डर है एक फुल लेंथ देने का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 लिख के आए हो। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं मेंस लिख रहा था तो मैं जब 2 मेंस दे के आया था, उसके बाद मैं लाइब्रेरी में बैठ गया था पढ़ने को, तो मेरा दोस्त बोलता है कि भैया मैं 1 घंटे से बैठा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, एंड आई वॉज लाफिंग। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा था, क्योंकि हम 6.5-7 घंटे का एक्सट्रीम एफर्ट करने के बाद अपने आप को चेक करते हैं अभी पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो हमें 9वें स्टेप में एक दिन में 2 फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं। फिर आता है 10वां स्टेप, जहां पे अब क्या करना है, आपको 2 दिन के अंदर 4 टेस्ट देने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप ग्रेजुअली अपना स्टेमिना बढ़ाओ, अपनी रेजिलियंस, अपनी कहते हैं ना वो मसल स्ट्रेन करो कि 2 दिन में फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो। कैसे उसको सिमुलेट करना है कि अगर 9:30 से 12:30 है, 2:30 से 5:30 है, उससे पहले तुम 9:30 से पहले क्या कर रहे हो, 2 घंटे, आप 12:30 से 2:30 के बीच में इस माइंडसेट को, अगले दिन नींद आ रही है, अगला दिन का जो पूरा 2 घंटे 2 पेपर है उनको प्रॉपर दे पा रहे हो कि नहीं, ये आपका होता है 10वां स्टेप। और 11वां
जो कि डिसाइड करेगा वेदर यू बिकम आईएएस और नॉट, वो होता है आपको यूपीएससी के पैटर्न को सिमुलेट करना होता है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, आपके फ्राइडे को ऐसे होता है, सैटरडे को आपका जीएस 1 2 होता है, संडे को आपका जीएस 3 और 4 होता है, फिर आपका नेक्स्ट सैटरडे को लैंग्वेज पेपर होते हैं एंड फाइनली संडे को ऑप्शंस होते हैं। अब आपको इसी पैटर्न को एक बार रिपीट करना होता है, आइडली 2 बार। मतलब जैसे आपका 25 को पेपर हो रहा है पहला, तो आपको 15 से 25 के बीच में या 10 से 20 के बीच में इसी चीज को सिमुलेट कर दो, जिससे आपके लिए जब आप रियल पेपर में जाओ आप हर एक चीज को एनालाइज कर चुके हो कि क्या होता है। क्योंकि आपको जीएस 3 के बाद जीएस 4 में स्विच करना है, 2 घंटे आपके, फिर जीएस 2 के बाद सुबह जीएस 3 पढ़ना है, फिर आपको लैंग्वेज पेपर को कैसे देखना है, फिर ऑप्शन में कितना स्पेस चाहिए होता है। तो जो एक 1.5 घंटे का टाइम मिलता है रिवीजन का, उसको आप प्रॉपरली स्ट्रेटजाइज कर लोगे वंस यू सिमुलेट दोस थिंग्स। अब जब आप एक एक करके इस स्टेप पे जाओगे और आपको इस 11 स्टेप में एक चीज जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है, दैट इज यूपीएससी के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रिपरेशन की जान होती है, क्या सोल बोलते हैं। आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यूपीएससी की इंपॉर्टेंट थीम्स, उसकी लैंग्वेज, उसका माइंडसेट, हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर एंड व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट इन द फ्यूचर क्वेश्चंस। तो हमें इस अप्रोच से अनसर्टेनिटी से आगे बढ़ना है एंड ग्रेजुअली आपको कोई डाउट हो, मेरे पास प्रॉपरली शेड्यूल है। 20 सिंह का आपका जीएस पॉलिटी का, 20 सिंह का ज्योग्राफी का, 20 सिंह का आपका इकोनॉमिक्स का, 15-15 दिन के मेरे पास आईआर, इंटरनेट सिक्योरिटी, डिजास्टर्स। तो इससे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप अभी क्लियर आ गया आइडिया। डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर इम्प्रूवमेंट। आपका आज बस कल से बेटर होना चाहिए आंसर राइटिंग में, एंड इस तरह से आप एक अच्छी स्टडी के साथ यूपीएससी का मेंस निकाल पाएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।